मैं अपने पति को रोज़ खाने में जहरीला दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक के साथ शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को खून की उल्टी आई और वह मर गया। पति के मरने के बाद कुछ दिन तक मैं झूठ मूठ पर शोक मनाया और फिर दूसरी शादी अपने पसंद के लड़के से करने जा रही थी कि एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर जाके मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा दिल धक धक करने गया। क्योंकि मेरा नाम ऋचा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी कि उनके जैसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मुझे तो जीने के लिए अपनी माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त जिसका नाम मयूरी था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की ज़िंदगी को पूरा बदल कर देती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। मयूरी की बात सुनकर बहुत देर तक मैं हंसती रही और उसे मेरा हंसना बहुत बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा कि यह देखो, यह मोबाइल, यह चिड़िया और भी ढेर सारा सामान, यह सब कुछ मुझे मेरे आशिक ने दिया है। मैं अपने सहेली मयूरी की इतनी महंगी महंगी चीज़ देखकर हैरान रह गई। मैं वह चीज़ बड़े शौक़ से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वह भला मामूली से शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज़ थी। मैं उससे ज़्यादा बहुत बढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ जलन भी हो रही थी। मैं उसकी कीमती चीज़ देखकर बहुत मुस्कुराने पर भी रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक लड़का मुझे आज टकराया। उसी लड़के को यूँ अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई। उसे घूमते हुए मैं उसके पास से गुजर कर जाने लगी। तभी वह मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज़ कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। उसके बाद मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। उसी लड़के की बात सुनकर मुझ पर हरत आई। गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं थी, बल्कि मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वह कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहाँ चुपचाप बेहद खड़ी हुई थी। उसने मेरी बेहद यानी फ़ायदा उठाकर मेरे बैग में कागज़ का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त मयूरी की बातें, उसके हाथ में मौजूद इतने गिफ्ट्स घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी होती जा रही थी कि जज्बात मेरे लिए न सिर्फ अजीबोगरीब थे, बल्कि आप मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदाती भी पैदा हुई और कह रहे थे कि मैं कितनी देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैं पेंसिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दिया और वह मुझसे मेरे ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। मेरी कॉल करने पर उसने फ़ोन उठाया, अटेंड कर ली। उसका नाम राज था और फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत चढ़ती गई। वह मुझे मेरी दोस्त मयूरी की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता था। मैं रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वह अपने घर की छत में मुझे देखा था और तो मैं उसे देखती दिन भर। दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गम देखकर मेरी माँ मुझे सरबरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज़्यादा देर तक उनकी निगाह का सामना नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अभी उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने की काबिल नहीं रही थी। वह मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं हैं तो मैं घर आ जाऊँ। पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी का बहाना बना दिया कि मयूरी के घर के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर के पहुँची थी तो उसने घर में कोई नहीं था। वह लोग काफ़ी पैसे वाले थे। घर के साथ सजावट भी
पता लग रहा था। वह मुझे कमरे में ले गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता। अभी हम बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी राज मेरे करीब में रखने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और उसने इतनी ज़्यादा करीब होने का मेरा दिल उछल गया था। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी ज़िंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरी इतनी करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद में करीब कर लिया। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने कहा, राज, यह क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदहोश हुई जा रही थी। मदहोश में ही वह कहने लगा, रिचार्ज में गलत क्या है? तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, यह सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पा रही थी कि उसने मेरे होठों पर अपने हाथ रख दिए। मेरा पूरा शरीर दहेज उठा और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। राज, यह सब गलत है। रात में फिर मेरे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिमाग मुझे समझ आ रहा था कि यह सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो राज की बहन के निकलने को कह रहा था। राज की बाहों में मुझे दुनिया जहाँ का सुकून मिल रहा था। उसने बाहों में मदहोश हुई जा रही थी। अभी राज की बाहों में मैं अपने आप को हर जाती की तरह भी बाहर से राज के मम्मी पापा की आवाज़ आई और शायद वापस आ चुके थे और रात को आवाज़ दे रहे थे। राज ने जल्दी से घबराते ही मुझे पार्टी के पीछे छुपा दिया और ख़ुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि राज के माँ बाप को लेकर अपने कमरे में ही चले गए थे और मैं भी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल गई थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। जल्दी से कमरे में बंद कर लिया और कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ उसे याद करके मेरा दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तुम्हें राज और मेरी भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उसने दोनों अपने माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मैंने माँ बाप ने मेरी मर्ज़ी मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे खुद पर जॉब करता था। वह मुझसे उम्र में लगभग 10 से 11 साल का बड़ा होगा, मगर उनके शानदार नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वह मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं था और वह न सिर्फ वह मुझसे उम्र में बड़ा था बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने अचानक हुए रिश्ते का पता चला तो मैं पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया था। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब कड़ी कोटी सुनाई थी। वह कहने लगी, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहाँ तुम्हारा मन आप चाहेंगे, इनकार नहीं। सूरत में तुमसे अपने माँ बाप को मरा हुआ मुँह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से भी सारे संबंध पर डाले। कुछ दिनों बाद मेरा सपना टूट गया और लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बाल उठाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था और अब तक अपने पुराने आशिक से बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति गम मशीन लड़की पाकर खुश था। वह मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो रही थी। मैं हर समय उसकी बेटी और अपने रूम में कैद हो जाती, मगर उन्हें दोनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी पति जो मुझसे उम्र में बड़ा था और गुस्से में काफ़ी देर तक था। कोई भी चीज़ मगर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लिया करता था और मैं अपने पति से गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती। काश वह मेरी ज़िंदगी में होता। मेरे साथ काफ़ी अच्छी औरत थी। वह मुझे अपने पति के दांतों के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वह अपने बेटे पर इस गलत मुझे माफ़ी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति पर गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने पति की सेवा में ऐसी लग जाती थी जैसे हमारे बीच कोई कड़वाहट ही नहीं थी। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छाँव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वह मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है, और कभी कभी छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज़ हो जाता था जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे पास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं अकेली थी। तभी मेरा पति गुस्से में घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह से थम चुकी थी।
मेरा फालतू के किचन में काम निपटाने के लिए किचन में घुस आ गई। देखकर मेरे पति का पर और हाई हो गया। नज़रों से देखते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय पानी का भी पूछ लो। मैं काटते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी और उसी कप खुबाते शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए तभी अभी लाती हूँ चाय। मेरी बात सुनकर वह किचन में चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय गर्म करके अपने पति के सामने रखने लगी, वह गुस्से से मुझे घूरने लगा। फिर उसने कहा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई चाय और चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था और टुकड़े लेकर आंसू बहने लगे थे और अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतारने लगी। मेरे पीछे पीछे मेरा पति भी उठकर चला आया था। कुछ शायद मुझे खाने पीने के लिए लाया था कि तबीयत अचानक से मेरे पति की नज़र मेरे जले हुए हाथ पर पड़ गई। तो यह सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा दिल चला जा रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 5 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के साथ और घर के लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली आई। शायद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपने ससुराल से मैं आरती तो मेरे पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपने माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ की रोटी थी और उनकी सादी बीमारी को मुझे देखकर कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश थी, मगर जब रात के समय घर की छत पर चली जाती तो अचानक मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। गुस्से को याद करके मुझे रोने आने लगा। अपने पुराने बॉयफ्रेंड राज की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचे हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। तभी मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा कि वह लड़का मुझे याद आने लगा और मैं कई घंटे उसकी याद में गुजार दिया करती थी। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। शादी से पहले मेरे जिस लड़के से अफेयर था, वह वही लड़का राज भी मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे का मुस्कुराहट आ गई थी। वह भी मुझसे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसे राज के बाद हम दोनों के बीच फिर से कांटेक्ट हो चुका था। वह मुझे शिकायत करता रहता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मेरे दावे मेरे साथ और मेरी शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ ज़बरदस्ती किया। उसे मेरी बात का विश्वास आ गया। तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। हम दोनों ने ऐसे बातें किया करते थे या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जब अपनी शादी के बाद से बहुत चुपचाप रहने होकर रह गई थी। मुझे दोबारा से कुछ देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी और एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही ख़राब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी और मैं जो अपने आशिक से चुप कर मिल लिया करती थी, बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बार भी शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल चुकी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आई, जिसे सोचकर हल्का कड़वाहट हो गया था। मैंने अपने मन की ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर बहुत बिजली से अपने ससुराल चली गई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक के लिए तड़पता रहा। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे उससे फ़ोन आने लगे थे। कभी कभी तो वह मुझे अपने पति के सामने कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा पति मुझे शक करने बैठा था। वहाँ से देखा अपने पति की डर कर
अपने आशिक से कहती कि तुम बेवकूफ़ कॉल मत किया करो, मगर वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल कर दिया करता था। उसी रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि किसकी कॉल आई है। मैंने कहा माँ की कॉल थी। मेरे कहने से बावजूद भी उसकी आंखों से मेरे लिए शक था। मैं एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे की कॉल मत करना। मेरे सख्ती को इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था, और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत ही तेज़ था। अगर यह मेरी इस हरकत मेरे पति को बहुत जाती थी कि मेरे आगे ज़िंदगी में क्या होगा। अगर मेरा सच मेरे पति को सब पता चल जाता तो मुझे घर से निकाल देता, क्या मेरी जान ही ले लेगा। और मुझे मेरी आशिक कॉल लगातार आती रहती थी और मुझे अपने पति से पाने वह अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आशिक के बताए हुए भाइयों पर काम करूं और अपने पति से छुटकारा पा लूं, और फिर कभी कभी सोचती कि यह सब गलत है, और इसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। अचानक मेरा पुराना आशिक मेरे ससुराल पहुंचा। उसने पहले कॉल कर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। मैं अपनी धमकी से डर गई थी, इसीलिए मैं उससे मिलने चली गई। मुझे मुस्कुराने लगा। मैं उससे मुस्कुराने का परेशान हो गई। तभी उसने मुझसे एक दवा दी। उसे दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या करूं, और मैं इसको देखने लगी। तभी मुझे बोला कि रोज़ाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को दे देना, और फिर वह पूरी तरह सोता रहेगा, और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वह दवा लेकर घर के आ गई, और फिर उसके बाद मानते हुए उसे दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलाने लगी, और हर रोज़ दवा मिलाया हुआ खाना अपने पति को खिलाने लगी। मगर धीरे धीरे मगर मुझे नहीं पता था यह जहरीला दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ही चिंता में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने पति को देखा करती थी। कहानी मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर मेरे बाद अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया था। मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे साफ साफ हो गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति को दवा दे रही थी वह दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा था, मगर मुझे यह भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं ही दुआ देकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ मुझे अपने घर आए। मेरे पति को मार 2 महीने गुजर चुके थे और मेरे माँ बाप ने मेरे दोस्त की शादी तय कर दी। मैं इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय किया था और उनके फैसले पर मेरी भी मस्जिद शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। मेरी रंगत मुरझा जाती जा रही थी और मेरा सर बुरी तरह चक्कर आने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तभी वो मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो खबर मिली वह मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह मेरी शादी से भी पहले आया हुआ था। 2 बार मेरे पति के साथ भी घर आया था। मैं उसकी नज़र खुद पर टिकी देखकर घबरा कर शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफ़रत भरे शब्द से तुम्हें खबर सुनाई थी। मैं जो ज़िंदगी का दूसरा सफ़र तय करने जा रही थी, यह खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने अपनी गर्दन जा से हिलाई और वह मुझसे कहने लगा
कि मैं यह सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने विश्वास में कहने पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तब मैंने उसे घबरा कर पूछा कि आप मुझे इस तरह इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। तब हम मुझसे कहने लगा कि मैं आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत भी है। मेरे दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था। उसकी रिपोर्ट देखकर मैं उससे कहा कि तुमने कोई जहरीला दवाई दी जा रही है और जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक से तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया था, मगर जब दूसरी बार वह मेरे पास आया तो उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अपनी लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी हालत ख़राब कैसे हो रही है? तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था और वह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे साथ प्यार में मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? उसने मुझे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे यह सब देखकर बुरी तरह दिमाग की धक्का लगा था। तब उसे जीने से अच्छा मौत से गले लगाना ज़रूरी समझा था। अपने किए पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। अनमोल और सच्चा रिश्ता को दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों को जगह सलाखों के पीछे होती है। मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मुझे उसके साथ आसान लगी। मैं तो माँ बाप को भी इस आवाज़ के लिए राज़ी कर लिया। फिर उसी दिन बाद अपनी पत्नी बनाकर उसके घर चली गई थी। धीरे धीरे खुल गया था कि उस पर इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझे दिन दिन जानवरों की तरह काम करवाता और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसके घर को संभालती थी। मुझसे कहीं गलती हो जाती तो वह मुझ पर जम के पहाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं रखता था। मेरे पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। एक दिन मैं घर का काम निपटाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे कि तभी रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझसे आ टकराया। मुझे देखकर वह गुस्से से मारे मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने लगा। मैं जो अपनी ज़िंदगी उसके कहने पर नरक बन चुकी थी। मैंने उसे नफ़रत से देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहा, मेरे ऊपर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियाँ देते हुए कहा कि तुम इस बोर्ड में मत रहना कि मैं अभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले तुम्हारी मोहब्बत में मर जा रहा था। टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उसे संतान के बाद सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा चुका था। जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर मैं वहाँ से मेरे पति को मेरे दूसरे पति ने अपने पास अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और वह अपने साथ बहुत खुश रहता था। उसने तो मुझे नौकरानी से भी बुरी हालात करती थी। वह कहता कि जिस तरह तुमने मेरी जान से पहले दोस्त को तड़पा कर मारा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें तड़पा कर अपने दोस्त का बदला लूँगा। ज़िंदगी में बस अब एक ही खुशी नज़र आती थी, मैं जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके सारे ज़िंदा रह लूँगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुखी दिया। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैं एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उसमें बहुत ही रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और यह शायद मेरी ही काबू की सज़ा थी। मैंने अपने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथों से खो दिया और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगती है। एहसास मुझ पर पूरी तरह हावी होने लगा था कि मैं एक खूबसूरत और अपने पवित्र रिश्ते को एक गैर मर्द के बहकावे में आकर मौत के मुंह में ढकेल दिया था। काश मैं अपने पति को इज्जत देती, उसकी मोहब्बत को समझती तो मेरा घर बर्बाद ना होता। कभी कभी अच्छी चीज़ खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है।
धन्यवाद दोस्तों।